अगले टॉपिक्स पर जाने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना आसानी से कर सकते हैं। और अगर इस टॉपिक को नहीं समझेंगे, इस अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझेंगे, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, लेकिन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोनों पर इतना क्यों होता है, फलकों पर इतना क्यों होता है, बॉडी पर इतना क्यों होता है। तो चलिए इसको हम अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से समझ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब अपनी समझदारी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कोनों पर अगर मुझे देखना हो कि कोना पर कितने परमाणु मौजूद हैं, तो इसके लिए मुझे 1/8 से गुणा करना है। अब आप कहोगे कि कोनों पर 1/8 कहाँ से आया, ठीक है। तो आइए जरा सा हम इसको पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक यूनिट सेल के कोनों पर देखिए, हम लोग परिभाषा में क्या पढ़ चुके हैं, परिभाषा में हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, कोना पर मौजूद होते हैं, फलक पे मौजूद होते हैं, बॉडी के सेंटर में मौजूद होते हैं और विपरीत फलकों पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं कोनों पर, बाद में हम बात करेंगे फलकों पर, पिंड पर और फिर विपरीत फलकों पर, ठीक है। तो सबसे पहले कोनों पर, और 1/8 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वास्तव में जो आपको यूनिट सेल बना के दिया गया था वो ऐसा था नहीं, और ये जो छोटे छोटे बिंदु आपको दिए गए थे, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, इस तरीके का बिंदु, तो ये वास्तव में परमाणु नहीं थे बल्कि चालक बिंदु थे, ठीक है ना। चालक बिंदु मतलब इसी के ऊपर वो परमाणु रखा जाएगा। परमाणु कैसा होता है, स्फेरिकल, गोलाकार। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि इस पॉइंट में ही आपको बहुत ज्यादा रोचक बातें सीखने को मिलेंगी और आप काफी मजबूत हो जाइएगा। इसमें रट्टा नहीं मारना, ये तो पॉइंट है, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि कोनों पर 1/8 है ना, फलक पर 1/2। तो आपको भी ये मैं जान रहा हूँ, उसको आपको जानना है कि कैसे। इसको आप विद थ्योरी और विद प्रैक्टिकल आप जरा इसको देखने की कोशिश करें। तो एक परमाणु क्या होता है, पूरी तरह से गोल आकार का होता है। तो मान लीजिए कि एक कोने पर ऐसे एक है ना गोला रखा गया, ऐसा कितने पर रखा जाएगा, 8 के ऊपर, ठीक है ना। तो आप जरा ये बताइए कि क्या आप सबसे पहले एक चीज और जान लो कि परमाणुओं की संख्या जब हम निकालने चलेंगे तो सिर्फ हम यूनिट सेल के अंदर परमाणु की गणना करेंगे, उसकी गणना हम कभी नहीं करेंगे जो बाहर है, ठीक है ना। तो अगर यूनिट सेल के अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर जितने परमाणु होंगे उसी को हमको कैलकुलेशन करना है। यह नहीं कि परमाणु बाहर में है, बाहर की तो गणना करनी नहीं है। इस यूनिट सेल के अंदर कितने परमाणु हैं इसी को हमें कैलकुलेशन करना है। तो इस कैलकुलेशन को समझने के लिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं इस यूनिट सेल के ऊपर एक यहाँ पर गोला रख दूं, ठीक है ना, एक गोला यहाँ पर रख दूं, तो क्या आप देखोगे, और इस सेंटर, इसको मैं ऐसे दबा करके उसको सेंटर पर लेकर के जाऊं, तो आप क्या देखोगे कि कौन सा भाग इसके अंदर जाएगा, इस घन के अंदर उस गोले का कौन सा भाग गया, और जो भाग इसके अंदर जाएगा वही भाग गणना की जाएगी। बाकी तो भाग कहाँ होगा, अंदर की, बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो जरा सा इस पिक्चर को देखिए, अगर मैं इसको एक गोला की तरह देख लूं, है ना, ऐसे और ऐसे, तो ये तो सेंटर हुआ उसका। अब बताओ कि जब मैं इसके ऊपर ऐसे करके रखा हूं, तो सबसे पहले तो आधा भाग इसका हटा लीजिए, आधा तो बिल्कुल ऊपर की ओर है ना। सबसे पहला तो बात जान लीजिए, आधा भाग तो इसका ऊपर की ओर है। और मैंने आपको क्या कहा था कि सिर्फ हम घन के अंदर, यूनिट सेल के अंदर जितने परमाणु होंगे उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आधा इसका मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है।
इसके आधे भाग को मैं कहीं पर हटा लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसे करके ये आधा भाग मैंने यहाँ से हटा लिया जो कि इसका सेंटर था, ठीक है। अब जो बचा है इसका आधा भाग, ठीक है। अब बताइए कि आधा भाग तो हटा दिया, अब आधे भाग का क्या पूरा भाग इसके अंदर है? अब आप देखोगे ध्यान से कि इस आधे भाग का कौन सा भाग इसके अंदर है। मैंने बोला कि सिर्फ यूनिट सेल के अंदर जो परमाणु होंगे उसी की बात हम करेंगे, वही हम जानेंगे कि वो कितना भाग है। तो आप खुद से सोचिए कि एक ये तो हो गया, अब इसके ये पृष्ठ के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, एक ऊपर की ओर और एक ऐसे, देख रहे हैं ना। एक मैंने यहाँ से उठा करके, ये मैं उठा करके इसके ऊपर रख दूँ, फिर से मेरा गोला बन जाएगा, है ना। लेकिन जब इसको मैं आधा हटा दिया और जब मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर लेकर के आया हूँ, तो आप बताइए कि इसका इस तरीके से मैं करूँगा, ठीक है ना, ठीक है, इसका इस तरीके से। अब देखो 1 2 3, ये जो 3 भाग होंगे यहाँ पर इस तरीके से, वो 3 भाग फिर बाहर में है, 3 भाग इस गोले का फिर क्या है, अर्ध गोले का फिर बाहर है। तो सिर्फ एक भाग, ये मैं जिसको डार्क कर रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, सिर्फ एक भाग इसके अंदर रह चुका है। अब बताओ कि इस एक भाग का गणितीय मान कितना हुआ। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो चला गया, ये तो है नहीं, तो रहा कितना, 1/2 था, ठीक है ना। सबसे पहले 1/2 था। अब इस 1/2 का ये जो भाग है वो क्या है, 1 2 3 चौथा भाग है ना। तो 1/2 का केवा भाग इसके अंदर है, तो 1/4 भाग है। तो अब बताइए कि कोनों पर कितने परमाणु हैं, ठीक है, कोनों के अंदर कितने परमाणु हैं। तो आप कहोगे कि कोनों के अंदर अब सिर्फ कितने परमाणु रह गए हैं, 1/8 परमाणु रह गए हैं। कोनों के अंदर 1/8 परमाणु रह गए। इस डायग्राम को आप बढ़िया से समझिएगा। एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जो फलकों पर कितना होता है। याद रखिएगा, फलकों पर, तो फलकों पर आप याद रखोगे 1/2। चलिए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे। मैंने आपको बोला था कि एक यूनिट सेल के सिर्फ अंदर की परमाणुओं की बात होगी, यानी 8 जो कोनों पर परमाणु थे, एक एक गोला के ऊपर इसको केंद्र के ऊपर रखा गया, है ना। इस कोने को उसके केंद्र पर दबा करके रखा गया, तो सिर्फ इसके अंदर 8वां भाग गया, इसके अंदर उस गोले का 8वां भाग गया। अब हमको फलक पे रखना है, फलक पे, ठीक है ना। तो फलक पर कितना भाग हुआ, आइए जरा सा कोशिश करते हैं समझने का। अब देखो, एक परमाणु के 2 हिस्से कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, और एक यहां पर इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। अब यहां पर एक फलक रख दिया जाए, ठीक है ना, ये एक क्या है, इसका फलक है। अब बताओ कि अगर ये फलक है तो मैं क्या देखता हूं कि जब मैं इसके ऊपर ये गोले को ज्वाइंट कर लो और इस गोले को ज्वाइंट करके इसके अंदर तक लेकर चला जाऊं सटा कर, तो मैं क्या देखूंगा कि ये जो आधा भाग होगा वो आउट हो जाएगा, है ना, बाहर होगा, और ये जो आधा भाग है वो क्या रह जाएगा, इन रह जाएगा। तो आधा भाग बाहर हो गया और सिर्फ घन के अंदर उस गोले का आधा भाग रह गया, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये केवां भाग है, 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं कोनों से हटा करके इस फलक के ऊपर गेंद को ऐसे दबाऊंगा, है ना, और इस फलक के बीच में चला जाएगा, यानी एक तरबूज को जब हम बीच में से ऐसे काटेंगे तो सिर्फ उसका आधा हिस्सा ही इसके अंदर जाएगा और आधा हिस्सा जो होगा वो बाहर होगा। बाहर की बात तो करनी नहीं है, तो इसका मतलब कि घन के अंदर या यूनिट सेल के अंदर सिर्फ यही आधा हिस्सा रह जाएगा। तो आधे हिस्से के चलते फलकों पर हम जो मान लेंगे तो कितना लेंगे, 1/2 लेंगे, ठीक है। पिंड पर, ठीक है, पिंड पर तो ये यहाँ पर सिर्फ 1 लिया जाएगा। मैंने आपको बताया था
कि जैसे मान लीजिए कि ये एक यूनिट सेल है ना। तो यूनिट सेल में आपको पिंड केंद्रित का क्या बताया था, पिंड केंद्रित का बताया था कि कोनों पर तो होंगे ही, है ना, गोल गोल कोनों के ऊपर तो होंगे ही। अब इसके बीच में, है ना, इसके अंदर एक गोला डाल दिया जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि पिंड पर पूरा का पूरा एक गोला अंदर रहेगा, है ना। इसलिए इसको हम लोग सिर्फ 1 से गुणा करेंगे। और जब हम विपरीत फलकों पर जाएंगे, विपरीत फलकों पर, तो आप फिर यहाँ पर याद रखिए कि अगर फलक पर हैं तो वो विपरीत हो या कुछ भी हो, कितना से, 1/2 से। तो ये जो हमारा ट्रिक हुआ, उस ट्रिक को आप जरा सा ध्यान में रखिएगा और उसको ध्यान में रखने के बाद आप बहुत ही आसानी से अब एक प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं। बहुत ही आसानी से हल होगा। आइए जरा सा इसको यहाँ पर हम ट्रिक के रूप में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, एक कोनों पर, तो कोनों पर हम 1/8 से गुणा करेंगे। ठीक है, दूसरा फलक पर, तो फलक पर हम 1/2 से गुणा करेंगे। तीसरा पिंड पर, तो पिंड पर हम सिर्फ 1 से गुणा करेंगे। और चौथा अंत्य, अंत्य पर, जिसको हम लोग फलक पर ही कहते हैं, तो फिर हम यहाँ पर 1/2, क्योंकि ये वास्तव में फलक ही होता है। ठीक है ना। अब आप इस ट्रिक को अब एक क्वेश्चन में हम लोग इसको लगाने वाले हैं। जैसे हमारा अगला टॉपिक है इकाई सेल में, इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या की गणना, मतलब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ठीक है ना। इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, क्योंकि इस टॉपिक्स पर परीक्षा में काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी हल होते हैं। तो उस ट्रिक के माध्यम से आइए अब हम यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी ने कहा कि सरल घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बताइए कितनी है। ठीक है ना, परमाणुओं की संख्या ये मुझे बतानी है। सरल घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। अब आपको मैं बता दूं कि सरल घनीय इकाई सेल में परमाणु कहाँ कहाँ होते हैं, 8 कोनों के ऊपर ही, ना तो फलक पे, ना तो बॉडी के सेंटर में, ना तो विपरीत फलकों पर, सिर्फ कहाँ होता है, कोनों के ऊपर। और कोनों के ऊपर जब होता है तो आपको बताया था कि जब हम परमाणुओं की संख्या निकालते हैं तो सिर्फ इसके अंदर कौन सा भाग गया है। तो अब इसके लिए मैं एक हिंदी में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कोनों की संख्या गुने, ठीक है ना, कोनों पर परमाणु का भाग। ये बहुत ही आसानी से याद रखोगे। सरल घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, तो चूंकि उसमें सिर्फ कोनों पर होता है और कोनों पर परमाणु का कौन सा भाग अंदर है, बस इसी को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो कोनों की संख्या होती है 8 और कोनों पर परमाणु का भाग कितना है, 1/8। तो 8 से 8 यहाँ पर कैंसिल कीजिए, तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। यानी सरल घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, सिर्फ 1 होती है। इसी तरीके से अब हम लोग फलक केंद्रित का निकालेंगे कि फलक केंद्रित का कितना होता है। ठीक है ना, फलक केंद्रित इकाई सेल में,
इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। चलिए इसको जरा सा देख लेते हैं। फलक केंद्रित इकाई सेल। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ फलक का गणना करना, फलक केंद्रित इकाई सेल की परिभाषा क्या है? कोनों पर तो होगा ही। इसका मतलब क्या हुआ कि कोनों की संख्या गुणे कोने पर परमाणु का भाग, ठीक है। और इसमें एक प्लस लगेगा और अब फलक पर आएंगे तो भाई फलकों की संख्या लिखना पड़ेगा, फलकों की संख्या तो गुणे करके फलक पर परमाणु का भाग, फलक पर परमाणु का भाग। भले ही ये बड़ा जैसा लग रहा हो लेकिन इसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। फलक केंद्रित इकाई सेल, इसका मतलब कि कोनों पर भी परमाणु होता है और फलकों पर भी होता है। तो कोनों पर होता है लेकिन कितना भाग होता है? 1/8। फलकों पर होता है लेकिन फलक पर परमाणु कितना होता है? 1/2। तो चलिए इसको लिखते हैं 8 गुने 1/8 प्लस 6, फलक टोटल होते हैं 6, तो 6 गुने 1/2, 8 से 8 कट गया, यहाँ पर 3 दूनी का 6, तो 1 + 3 यानी टोटल कितने परमाणु होंगे? 4 परमाणु होंगे। फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं को अगर देखें तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तीसरा, पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। सब कुछ परिभाषा से है और एक ट्रिक से है। पिंड केंद्रित मतलब पिंड पर तो होगा ही, कोनों पर भी होंगे। तो इसकी भी शुरुआत हम करेंगे कोनों की संख्या, है ना, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, गुने कोनों पर या कोने पर परमाणु का भाग, ठीक है ना, प्लस चूंकि पिंड के ऊपर है तो बॉडी के अंदर तो सिर्फ एक होगा और पिंड पर भी एक ही है, तो सिर्फ मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? एक ही लिखूंगा, क्योंकि ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ देखिए कोनों की संख्या 8, लेकिन हर कोने पर कितना? 1/8 और प्लस कितना? 1, तो 8 से 8 कैंसिल, तो 1 + 1 बराबर कितने हो गए? 2 हो गए। तो पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। 4, अंत्य केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। आइए जरा इसका भी हम लोग बना के देखते हैं। अंत्य केंद्रित, पिंड कोई भी हो, इकाई सेल कोई भी हो, कोने पर तो होंगे ही। तो आइए वही चीज है कि कोने की संख्या गुणे कोने पर परमाणु का भाग, कोने पर परमाणु का भाग, और प्लस याद रखें अंत्य केंद्रित में सिर्फ 2 फलकों पर होता है। तो इसका मतलब क्या? फलक गुणे फलकों पर परमाणु का भाग, परमाणु का भाग, ठीक है ना। तो कोनों की संख्या 8, कोने पर परमाणु कितना? 1/8, 2 फलक होते हैं, क्योंकि अंत्य केंद्रित में सिर्फ 2 ही विपरीत फलक और फलक पर तो 1/2 होता है। तो 8 से 8 खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से 2 खत्म, तो 1 और 1 मिलकर के कितने हो गए? 2। फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो के अंतिम टॉपिक्स पर पहुँचते हैं। उस टॉपिक्स का नाम है इकाई सेल के आयामों की गणना करना। तो आइए हम उसकी गणना करके देखते हैं। तो अब हम
आखिरी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि यूनिट सेल के आयामों की गणना कैसे करते हैं। तो आयाम की गणना का मतलब है कि यूनिट सेल के घनत्व का एक व्यंजक प्राप्त करना है, एक सूत्र प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक इकाई सेल के कौन कौन से आयाम यानी डायमेंशंस होते हैं। इकाई सेल के निम्नलिखित आयाम होते हैं, ठीक है ना। एक यूनिट सेल के कोर की लंबाई, कोर का मतलब किनारा, तो इसको हम लोग ए से सूचित करेंगे। यूनिट सेल का घनत्व, जिसको हम लोग स्मॉल डी से सूचित करें। यूनिट सेल में कणों की परमाणु संख्या, मैं पहले सब आयाम को लिख दे रहा हूं। परमाणु संख्या को हम लोग Z से सूचित करते हैं। अगला परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जिसे आप लोग ए भी कहते हैं, और एक एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या जिसको हम लोग NA से सूचित करेंगे, नंबर ऑफ एवोगाड्रो। और ये नंबर आप जानते ही होंगे 6.022 × 10⁻23, ठीक है ना। इसका उपयोग हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इकाई सेल के आयाम कौन कौन से होते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 आयाम होते हैं। और इन 5 आयामों को हम एक व्यंजक में रखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैसे आगे लिखेंगे। कि माना यूनिट सेल के कोर की लंबाई, कोर की लंबाई a है, तो यूनिट सेल का आयतन, अब चूंकि वो घन की तरह का होता है, तो यूनिट सेल का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यू, है ना। यूनिट सेल का आयतन क्या हो गया, भुजा क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि V = AQ निकला। ध्यान में रखेंगे, हमारा जो V निकला वो AQ प्राप्त हुआ। ये सारी चीजें लास्ट में समझ में आएंगी कि क्यों इस तरह से निकला। यूनिट सेल के कोर की लंबाई A हो तो यूनिट सेल का आयतन क्या होगा, AQ होगा। अब आप कहोगे कि एक बार कोर की लंबाई A B C लिखी गई थी, तो आप याद कीजिए A = B = C भी था। तो यहाँ पर हम कोई एक ही कोर की लंबाई लेकर के चलेंगे, क्योंकि घन है तो घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो V बराबर क्या हो गया, AQ हो गया। अब यदि यूनिट सेल में उपस्थित कणों का द्रव्यमान m तथा परमाणुओं की संख्या Z हो, तब यूनिट सेल का द्रव्यमान, जिसको हम यहाँ पर कैपिटल M से सूचित कर रहे हैं, वो क्या होगा, तो ये दोनों संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक गोले का वजन 5 किलोग्राम है और इसके ऊपर 20 परमाणु संख्या है, तो टोटल कितना उस यूनिट सेल का द्रव्यमान होगा, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, M × Z, ठीक है। यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या होगा, उपस्थित कणों का द्रव्यमान और उनमें परमाणुओं की संख्या, इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। अब आपको एक कोटेशन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब हम कणों का द्रव्यमान निकालते हैं
तो इस कणों का द्रव्यमान निकालने के लिए मुझे परमाणु द्रव्यमान में एवोगाड्रो संख्या से भाग देना पड़ता है। इसका मतलब कि m की जगह पर मैं A/NA लिख सकता हूँ। इस बात को जरूर याद रखिएगा कि ये जो m है इसका मतलब है कणों का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो कणों का द्रव्यमान निकालने के लिए मुझे उसके परमाणु द्रव्यमान में एवोगाड्रो संख्या से भाग लगाना होता है। तो इस m के जगह पर क्या हो गया, याद रखना, कैपिटल M इक्वल टू क्या निकला, m के जगह पर मैं लिखूंगा A/NA गुणे क्या हो गया Z। तो ये निकला m का मान, ठीक है ना। अब हम आखिरी पड़ाव में पहुंच गए कि घनत्व क्या होता है, ठीक है ना। तो आप पहले ही क्लास में जानते होंगे घनत्व बराबर m/v होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो मैं जो समझाना चाह रहा था, आपको यही समझाना चाह रहा था कि मैं सबसे पहले आयतन निकालूंगा और फिर यूनिट सेल का द्रव्यमान निकालूंगा। एक यूनिट सेल का आयतन और एक यूनिट सेल का द्रव्यमान, और फिर मैं उसको घनत्व में कन्वर्ट कर दूंगा। अतः यूनिट सेल का घनत्व, जिसको हम लोग D कहते हैं, D बराबर तो m बटे क्या होता है, v होता है। तो या D इक्वल m के जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखो A गुने Z बटे NA, है ना। और गुने, चूंकि ये बटा में आ गया है तो v का मान यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, AQ लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक व्यंजक हो गया कि जब हम यूनिट सेल के आयाम की गणना करेंगे तो D बराबर A गुने Z, मतलब परमाणु द्रव्यमान गुने परमाणु की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या और गुणे कोर की लंबाई का घन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 चीजों में से कोई भी 4 चीज हमें ज्ञात होगा तो हम एक अज्ञात चीज को निकाल सकते हैं। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज के टॉपिक में हमने सीखा कि इकाई सेल क्या होता है, इकाई सेल के प्राचल क्या होते हैं, इकाई सेल के प्रकार क्या होते हैं, इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कैसे की जाती है, और अंत में हमने सीखा कि इकाई सेल के आयाम की गणना कैसे की जाती है। तो आयाम की गणना इसी सूत्र के द्वारा की जाती है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।